आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन के बारे में, कि सबसे पहले कि मोटिवेशन बिहाइंड क्या है, मतलब मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया जाता है जनरली, है ना। तो यार देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में। सपोज़ आपका कुछ स्टेटमेंट लिखी है, आपका स्टेटमेंट लिखी है सीमा बॉट, सीमा ने 4 पेन खरीदे सपोज़, ठीक है, एंड और उसने ख़रीदे 6 मार्कर्स खरीदे होंगे उसने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए। फिर उसी की एक और फ्रेंड है कोई, गीता उसकी बड़ी अच्छी दोस्त है, उसने भी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, उसने खरीदे 2 पेन, ठीक है, और उसने खरीदे 4 मार्कर्स, इसने 4 मार्कर खरीदे। अब देखो, हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, हमने देखा था भाई किसी स्टेटमेंट्स को हम कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, है ना, डेटा की रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो हमने कहा भाई मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। हमने ऐसे करा, हमने बोल दिया भाई अगर ये रो 1 है, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये सीमा की डिटेल्स हैं, उसने क्या क्या खरीदा, कितना खरीदा, 4 पेन खरीदे उसने, 6 मार्कर खरीदे। कॉलम 1 है कि भाई पेन्स कितने खरीदे उसने, ठीक है। सेकंड रो मेंशन करती है कि भाई गीता ने कितना कितना सामान खरीदा। गीता ने खरीदे 2 पेन 4 मार्कर, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा है। ये हो गई अपनी मार्कर की लोकेशन। सपोज़ मेरे पास एक एडिशनल डेटा गिवन है, एडिशनल डेटा गिवन था और उस स्टेटमेंट में मेंशन था द कॉस्ट, ठीक है, ऑफ पेन इज़ ₹10, ठीक है, जैसे आप प्रेफर करते हो रुपीज़ का जो भी नया साइन है। तो मेरे को एडिशनल डेटा गिवन है कि भाई 10 रुपये का है पेन, है ना, एक पेन। द कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर, ठीक है, वैसी 1 मार्कर की कॉस्ट दी हुई है, वो दे रखी है मेरे को। जैसे पेन की 10 है तो मार्कर की दे रखी है 30 रुपये, ऐसे कुछ करके मेरे को गिवन है, ठीक है। 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपये। तो मैं इसको भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख सकता हूँ, है ना। मैं इसको सपोज़ कॉलम मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। ये हो गया भैया कॉस्ट ऑफ पेन, है ना, कॉस्ट ऑफ पेन, और ये हो गया कॉस्ट ऑफ मार्कर। अब यार तुम मैट्रिक्स को छोड़ो, मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भैया अगर सीमा ने 4 पेन खरीदे, 6 मार्कर खरीदे, तो उसका टोटल खर्चा कितना आया। अगर एक पेन 10 रुपये का है और एक मार्कर 10 रुपये का है, तुम बोलोगे सीमा ने खरीदे, ठीक है, 4 पेन खरीदे, तो उसका टोटल खर्चा कितना है पेन खरीदने में। एक पेन 10 रुपये का, तो 4 पेन कितने हुए, 4 × 10 रुपये, है ना। उसने खरीदे 6 मार्कर, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे आया टोटल कॉस्ट, ठीक है, सीमा की निकल के आई, इसको कितनी पड़ी, 6 × 30, एक मार्कर की कॉस्ट 30 रुपये, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल कॉस्ट। उसी टाइप से हम देखते हैं गीता ने कितने खर्चे। गीता ने 2 पेन खरीदे, ठीक है, 10 रुपये का एक पेन था, तो 2 पेन कितने हुए, 2 × 10, 4 मार्कर उसने खरीदे। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लूँ, ये कितना हुआ, 40 + 180, है ना, तो कितना हुआ, ये हो गया मेरा 220 समथिंग कुछ। ये कितना हुआ, 40 + 20, यहाँ से मेरे पास आ गया 60। अब ये जो मैंने निकाला है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों की टोटल कॉस्ट, सीमा की और गीता की। ये जो निकल के आया है ना मेरे पास टोटल कॉस्ट वाला, ये जो रिप्रेजेंटेशन आई है, यही अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं होती, यही होती है, बस इतना सा गेम होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हुआ क्या दरअसल, अब देखो आगे देखते हैं हुआ क्या। मैंने बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया देना चाहूँ जनरल, तो ऐसा कुछ हुआ कि सपोज़ हमने इसको एक ए मैट्रिक्स मान लिया और इसको माना मैंने बी मैट्रिक्स। तो ये जो नया आया है ना, ये ए क्रॉस बी करने पे आया है, ये मैट्रिक्स आया है ए क्रॉस बी, मतलब ए × बी। तो सपोज़ अगर मैं ए मैट्रिक्स यहाँ लिखता हूँ 4 6 2 4 और बी मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ 10 30, तो ये ए था, इसको मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो यहाँ पे मुझे कोई सपोज़ नया मैट्रिक्स मिला सी,
जो कि मिला 220 और 60। यहाँ तक आई बात समझ? अभी देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, बट बेसिकली ये जो ऐसे ही करते हैं, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली कैसे होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है दरअसल, अगर आप देखोगे ना तो ये इस मैट्रिक्स की रो 1 है, ये रो 2 थी। तो ये जो रो 1 के एलिमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर ये जो रो 1 के एलिमेंट हैं, ये पहले मैंने इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें भी क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हुए, पहला वाला पहले के साथ हुआ, दूसरा वाला दूसरे के साथ हुआ। ऐसा हुआ, पहले जो 4 है ये मल्टीप्लाई हुआ 10 से, फिर आया प्लस, देखो हुआ ना 4 × 10, फिर आया प्लस, फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई हुआ 30 से। पहले ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि सेकंड, फिर क्या हुआ, फिर सेकंड रो के एलिमेंट लिए, ये जो 2 था ये पहले 10 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस फिर ये जो 4 है ये हुआ 30 से मल्टीप्लाई। देखो 2 × 10 प्लस 4 × 30, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पूरा सॉल्व किया और हमें मिला 220 और 60। तो ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है जनरली। आपने ये वर्ड प्रॉब्लम देखी एक, कि मैंने उनकी टोटल कॉस्ट निकाल ली। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने बेसिकली A क्रॉस B करा, है ना। ये एक आइडिया देने के लिए था, आगे अभी और डिटेल में देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। सपोज वी हैव 2 मैट्रिसेस A एंड B। सपोज हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, जैसे पीछे था। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A विद मैट्रिक्स B कैन बी गिवन एज AB, ठीक है। आप इसकी रिप्रेजेंटेशन या तो AB लिखो, इसका मतलब यही है A मल्टीप्लाई बाई B। ये आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिख सकते हो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हम क्या देखते हैं, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब जो इसको सॉल्व करके आएगा। सपोज अगर C है आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स A क्रॉस B, ये जो सॉल्व करके आएगा फॉर एनी M क्रॉस N मैट्रिक्स A। अच्छा पीछे देखो, अगर हम ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 1, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये बोलता है आपको, और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो यहाँ पे नोटिस करो, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, और इसका ऑर्डर कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, बट मतलब अलग है, डिफरेंट है, हम बता नहीं सकते क्या आएगा। तो उसकी ट्रिक है अब आगे, है ना, कि कैसे हम बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैट्रिक्स A का ऑर्डर है M क्रॉस N, है ना, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है N क्रॉस P, वो ये बोलता है आपको। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना C, उसका ऑर्डर होगा M क्रॉस P। उसका कहने का मतलब है अगर A मैट्रिक्स ऐसा कुछ है, इसका ऑर्डर है M क्रॉस N, और B कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है N क्रॉस P। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे को यहाँ पे कुछ मिलेगा ना C, तो C का ऑर्डर पता है क्या होगा, इस जितनी रोज़ पहले वाले में होंगी और जितने कॉलम दूसरे वाले में होंगे, यानी कि M क्रॉस P। ये मतलब है इसका, ठीक है। सिंपल सा मतलब है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट बात नहीं लिखी। इसका M यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसका P यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब ये जो बीच वाले होंगे ना निगलेक्ट हो जाएंगे, ये निगलेक्ट हो जाएंगे। अब वैसे देखो पीछे देखो, इस पे कितनी रोज़ थी 2, तो इसका 2 यहाँ इसकी रो बन गई, और इसमें कितने कॉलम थे सेकंड वाले में 1, तो इसका कॉलम रिजल्टेंट का कॉलम बन जाएगा। बीच वाले 2 निगलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 क्रॉस 1। ऐसे करके हम फाइंड आउट करते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है जनरली। आगे देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि 2 मैट्रिक्स का अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो कुछ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भी 2 मैट्रिक्स उठा के मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी में चेक करते हैं, देखो कैसे होगी। इसको ज़रा रीड करते हैं। तो देखो क्या बोलता है कि भाई 2 मैट्रिसेस A और B आर सेड टू बी कंपैटिबल, ठीक है। कब होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, भाई A में जो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ये देख रहे हो यहाँ पे जो N है, ये अपना जो N है, N और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, है ना, वो कितना है यहाँ पे भी N है। भाई दोनों बराबर हैं या नहीं है, बराबर है ना दोनों के दोनों। यही बोल रहा है, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन रोज, नंबर ऑफ रोज इन B, दैट मीन्स
इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और b अपना n क्रॉस p है, ठीक है। कैसे चेक किया मैंने देखा भाई इसके नंबर ऑफ रोज हैं n, नंबर ऑफ कॉलम हैं n, और इसकी नंबर ऑफ रोज हैं n। ये देख लिया मैंने, बस इसके मैंने कॉलम देख लिए पहले वाले मैट्रिक्स के, और दूसरे की मैं रोज देखूंगा। अगर वो सेम है ना तो ही हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, पहले मैट्रिक्स के मैं नंबर ऑफ कॉलम देखूंगा। मैंने देखा भाई नंबर ऑफ कॉलम है n, यहाँ पे मैं क्या देखूंगा सेकंड मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रोज, वो भी n है। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स के इज इक्वल टू हो जाएं नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के, तो हम उनमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ देखो नीचे और क्लियर हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि भाई देखो अगर ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम है n। बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, है ना, इसमें नंबर ऑफ रोज है n। तो भाई ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए पहले के कॉलम, है ना। इसको कैसे लिख सकता हूँ, मतलब ऐसा समझ लो यार, फर्स्ट का कॉलम इज इक्वल टू सेकंड की रो। मतलब ये जो बीच वाले जो होते हैं ना, जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं बाद में ऑर्डर से, ये बराबर होने चाहिए, तभी हम निगलेक्ट कर पाएंगे इन्हें। और ऑर्डर क्या आ जाता है, m क्रॉस p लिखा है ना, डायमेंशंस ऑफ ए बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इतनी कोई भारी बात नहीं है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ़ ऐसा होता है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ तक आई बात समझ? इतनी सी बात है, बस यहीं पे देखते हैं हम, है ना। आगे बढ़ते हैं अब देखो कंपैटिबिलिटी में एक एग्जांपल लेता हूँ। आप ऐसे समझो, अगर सपोज़ मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, एग्जांपल समझना है यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 3, एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इनमें? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है भाई, बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा भाई यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 3 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, वो भी 3 है। तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, डायमेंशन क्या होगी, 4 क्रॉस 4, जो ये होते हैं बाहर वाले दो, ठीक है, ये होते हैं ना डायमेंशन आपकी। तो ऐसे होता है। अब सपोज करो एक दूसरा एग्जांपल है, आपके पास एक मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 3 का है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ एक दूसरे मैट्रिक्स से जो कि है 2 क्रॉस 3 का। तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? क्या इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? आप चेक करो, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स में 3 है और नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स में 2 हैं। अंदर वाले चेक करो, नहीं है बराबर, तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो कंपैटिबिलिटी के लिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ठीक है, बराबर होने चाहिए। यहाँ तक समझ आया? अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं प्रॉपरली। तो देखो क्या होता है, फर्स्ट रोज आर मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, समझना है इसको ध्यान से। यहाँ पे बताओ क्या है रो, ये है ना R1 R2 R3, 3 रोज हैं ये। उसमें लिखा है फर्स्ट रोज आर मल्टीप्लाइड बाय कॉलम एलिमेंट बाय एलिमेंट, देन द रोज आर फिल्ड अप, ठीक है। वी मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्स ऑफ ईच रो देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स की ना, फर्स्ट मैट्रिक्स की बात हो रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है यहाँ पे अपना, ये है। इसकी सारी रोज देखो, ये हो गई R1 R2 R3, 3 रोज हैं इसमें, ठीक है। किससे करना है इसको, मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इन द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम बताओ मेरे को, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम है ये रे, C1 C2 और C3। तो वो आपको ये बोलता है कि भाई इनको मल्टीप्लाई करते जाओ लाइन से, है ना। वो आपको ऐसा बोलता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करो लाइन से। मतलब पहले मैं ये वाली रो ले लेता हूँ, पहले मैं ये वाली रो पिक कर लेता हूँ, इसका करना है मुझे पहले कॉलम के साथ, इसके साथ करना है सिर्फ, ठीक है। जब मैं इसका इसके साथ करता हूँ, मतलब पहली रो उठा लो, पहला कॉलम उठा लो,
अब उसके एलिमेंट कैसे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ करना है अपने को। जो ये ए है इसको मल्टीप्लाई करो जे के साथ पहले, क्या हो जाएगा ए जे, लिखा है यहाँ पे, प्लस फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आप बी को करो एम से मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं, फिर आएगा प्लस का साइन, बी एम कर दिया आपने, प्लस फिर आप करो सी को पी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और तीनों को कर दो ऐड। ये आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा उस मैट्रिक्स का। उसी टाइप से अब आप सेकंड क्या देखोगे? अब आप सेकंड में क्या देखोगे? सेकंड में आप ये देखोगे, इस बार आप क्या पिक करोगे? पहली रो को ही आप लोगे ये अपनी पहली रो। ठीक है, पहले हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ किया था, अब पहली रो को करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। तो पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हम उसी टाइप से रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ रो इनटू सेकंड एलिमेंट ऑफ कॉलम। तो देखो पहले एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या मिला मेरे को? ए के, है ना। फिर किया प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया कॉलम के, क्या मिला? बी एन। फिर मैंने सी को थर्ड एलिमेंट को रो के कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या मिला मेरे को? सी क्यू, और मैंने उनको ऐड कर दिया। इस टाइप से मेरे को मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट मिला। एलिमेंट्स ऐसे भरते जाओगे, पहले यहाँ पहले रो को फिल करोगे। ठीक है, पहले पहली रो फिल होगी, क्योंकि मैं अभी पहली रो उठा रहा हूँ ना वहाँ से, फिर मैं इसको पहले कॉलम के साथ कर रहा हूँ तो मुझे मिल गया पहला एलिमेंट, फिर मैं पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ कर रहा हूँ तो मेरे को मिला सेकंड एलिमेंट, फिर मैं इस रो को थर्ड कॉलम के साथ करूँगा, आगे फर्दर करूँगा ना इसको फर्दर, तो जब मैं करूँगा तो मेरे को कुछ इस टाइप से मिलेगा। अब आप देखो, खुद आइडिया लगाओ, ए को करूँगा एल के साथ प्लस, बी को करूँगा ओ के साथ प्लस, सी को करूँगा आर के साथ, वही तो आया ए एल प्लस बी ओ प्लस सी आर। फिर जब आप ये प्रोसेस कर लोगे उसके बाद आप क्या पिक करोगे? उसके बाद आप सेकंड रो पिक करोगे, इसको करोगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ तो आपको ये एलिमेंट मिलेंगे, फिर आप उसी टाइप से सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे, आपको ये एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, फिर सिमिलरली आप ऐसे आगे करते जाओगे, रो 2 को कॉलम 3 के साथ, फिर रो 3 को कॉलम 1 के साथ, उसी टाइप से रो 3 को कॉलम 2 के साथ तो ये मिलेगा, रो 3 को कॉलम 3 के साथ करोगे तो लास्ट वाला मिलेगा। आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसी टाइप से देखो 2 क्रॉस 2 में भी सिमिलर है, पहले फर्स्ट रो उठा लो, फर्स्ट कॉलम के साथ कर लो, है ना, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, तो A1 A2, A1 को पहले मैंने A2 के साथ किया प्लस B1 को C2 के साथ, फिर पहली रो सेकंड कॉलम, क्या मिला? A1 B2 प्लस B1 D2 मिल गया यहाँ से। फिर सेकंड रो उठाई, उसको करा पहले कॉलम के साथ, क्या मिला? C1 A2। तो उस टाइप से आपको मिलते जाएंगे और आपके एलिमेंट्स बनते जाएंगे नए मैट्रिक्स में। अच्छा, ऑर्डर भी देख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स था 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो देखो ये तो सेम है, कंपैटिबल हो गए, है ना, अंदर वाले दोनों सेम है तो कंपैटिबल हो गए, और जो बाहर वाले दो हो गए ये और ये आ गया अपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो वो भी आप चेक कर लो, 3 कॉलम है और अपनी 3 रोज़ हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 का। यहाँ पे भी स्क्वायर है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो स्क्वायर का तो सेम ऑर्डर का ही आ जाता है आपका। अगर 3 क्रॉस 3 है दोनों तो 3 क्रॉस 3 ही मिलेगा, 2 क्रॉस 2 है दोनों तो 2 क्रॉस 2 ही मिलेगा। यहाँ तक आई बात समझ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ होती थी ना, वैसी मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखो क्या होता है, जब हम एडिशन करते थे मैं करता था a प्लस बी, मैं एक मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स ऐड करता था और मैं कहता था भाई अगर मैं b प्लस ए ऐड कर दूँ या a प्लस बी ऐड कर दूँ मेरे को सेम वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना, मैं कुछ ऐसा बोलता था। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर मैं a क्रॉस b करूँ ना
और बी क्रॉस ए करूँ तो मुझे दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी ही नहीं, दोनों में ही डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। ये कुछ और मैट्रिक्स बनाएगा और ये वाला कुछ और मैट्रिक्स बनाएगा, दोनों अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये होती है अपनी नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब भाई ऐसा होता है कि अगर मैं ए को बी के साथ करूँ मल्टीप्लाई और बी को ए के साथ रिवर्स में करूँ तो अलग बनेंगे, सेम नहीं बन सकते हो मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। ऐसा हो भी सकता है कि कभी हो जाए सेम, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि भाई ये कोई रूल हो गया है, नहीं, गलती से हो सकता है कि कभी हो जाए, बट नहीं होगा ऐसा हमेशा। एसोसिएटिविटी ये एग्जिस्ट करती है। हम इसमें करते थे ना a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले b प्लस सी को कर लो फिर a ऐड कर लो। ये इक्वल होता है आपका कि पहले a प्लस बी को ऐड कर लो बाद में c मैट्रिक्स ऐड कर लो। तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, या तो पहले a b को मल्टीप्लाई कर दो फिर c को मल्टीप्लाई कर लो। ये इक्वल होता है कि भाई पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लो बाद में a को मल्टीप्लाई कर लो उसके साथ, ठीक है। ये ऑर्डर ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे मत कर देना कहीं कि भाई तुम यहाँ पे b c a कर दो ना, ये ऐसे ही रहेगा आपका। मैट्रिक्स में ऑर्डर नहीं हिलाना, अगर आपने ऑर्डर हिला दिया तो भैया कुछ और ही रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसी टाइप से भाई देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हो जाता है, अगर मुझे ए बी प्लस सी एक मैट्रिक्स है, मैं इसको ऐड करके एक मैट्रिक्स बनता है और उसको ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इसी चीज़ के इक्वल होगा। ए बी कि मैं पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूँ और ए को सी से मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस कर दूँ दोनों को, है ना। ये इसी चीज़ के ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। ए जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पे, बी और सी पे, यानी कि ए बी हम करते हैं ना अलजेब्रा में, ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या लिखते हो भाई, ए बी प्लस ए सी। ये चलता है यहाँ, ये यहाँ पे वैलिड है रूल। यहाँ तक आई प्रॉपर्टी समझ, आगे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है। ये अपने को कुछ ऐसी बात बोलती है कि भाई अगर देखो आई क्या होता है, आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपने बोलना है बोलो। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज़ करो मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं ना हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। सपोज़ मेरे पास एक नंबर है 4, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 4 ही मिल जाए, है ना। मल्टीप्लाई किससे करूं भाई, तुम कहोगे 1 से कर दो, है ना। यहाँ पर भी सेम वही केस होता है। वो आपको ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ए ही मिल जाए। तो मैट्रिक्स के केस में जो आई होता है ना आपका, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब ये जो आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। अगर आई मैं आपको बताऊं तो कुछ इस टाइप का होता था, ठीक है, इस टाइप का हो गया, या फिर आई आपका ऐसा कुछ हो गया 1 1, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, अपने स्क्वायर मैट्रिक्स हो और जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, वो होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, ये क्या होता है अपना नल मैट्रिक्स, है ना। ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जो बोलना है बोलो। सेम वही केस होता है भाई, जब अलजेब्रा में मैं किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे को 0 मिलता है। मैट्रिसेस में भी वही होता है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अच्छा देखो ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो अपनी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो होती है, इसमें जो ज़ीरो और आई होता है ये आपका कम्यूटेटिव हो सकता है। देख रहे हो, आई ए भी ए है और ए आई भी ए है ना। तो इसमें कम्यूटेटिव हो सकता है, और कम्यूटेटिव आपका एक और केस में होता है, अभी बताता हूँ आपको। तो सपोज़ आपका ए कुछ भी है, ए बी सी डी, इसको अगर मैं ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑब्वियसली अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो ए इंटू ज़ीरो, देखो खुद आइडिया भी लगा लो, ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो, ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। फिर ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो ही मिलेगा आपको, ऐसा मिल जाएगा कुछ, तो ज़ीरो ही आ जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिल जाएगा आपको। अगर आप करोगे ए इंटू ज़ीरो तो आपको ज़ीरो ही मिल जाएगा, यहीं पे वो बात लिखी है, ठीक है। या फिर ज़ीरो इंटू ए, वो भी ज़ीरो, एक ही बात है। डायमेंशन प्रॉपर्टी होती है, ये भी आपको बताया था, है ना। क्या होता है कि भाई अगर एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दूसरे मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस k, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, बीच वाले गायब कर दो, इन दो को हटा दो, ये सेम होंगे, ये सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। n है ना, तो हो पा रहा है मल्टीप्लाई, और क्या लिख दूँ, m क्रॉस k, यानी कि पहले की रो और दूसरे के कॉलम, तो m क्रॉस k, ये हो गई आपकी डायमेंशन प्रॉपर्टी। यहाँ तक आई बात समझ। उसके बाद देखते हैं, अब देखो क्या होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैट्रिसेस में। क्या होता है,
अगर कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ साइज n क्रॉस n, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपका जिसमें आपके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, यानी कि रोज इक्वल टू कॉलम, ये होता है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। ये पता है सबको? तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही काम करती है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़। तो ये कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ साइज n क्रॉस n, है ना, n क्रॉस n ही होगा उसका ऑर्डर, क्योंकि रोज कॉलम बराबर है, विच में बी आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, एलिमेंट्स हो गए मैट्रिसेस के, आप कुछ भी ले लो, रियल नंबर लो, कॉम्प्लेक्स लो, ज़्यादातर आपको रियल ही दिखेंगे। सिंस द मैट्रिक्स ए स्क्वायर द ऑपरेशन ऑफ रेजिंग टू पावर इज डिफाइंड। ठीक है, हम पावर रेज कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना कि भाई अगर मैंने लिखा है 2 स्क्वायर तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.2, ऐसे कर देते हैं ना हम, या 2 क्यूब लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 2, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 2 2, है ना, ऐसे करके 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। वैसे ही आप मैट्रिसेस में कर सकते हो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही। तो देखो हम करते हैं ना किसी वेरिएबल की पावर 0, भाई अपने को 1 मिल जाता है, ऐसा कुछ देखा था हमने, यहाँ पे भी वही होता है। अब यहाँ पे ए की अगर कोई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर उसकी पावर है 0 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, इसको 1 मत लिख देना, आपको ऑर्डर के हिसाब से देखना है। अगर आपका ए कुछ इस टाइप का है, सपोज 2 3 4 5, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए की पावर 0 बताओ, तो एक डेफिनेटली क्या होता है कि भाई अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हम 1 लिखते हैं, बट वो नंबर्स के केस में होता था, है ना, वहाँ पे हम 1 डायमेंशनल यूनिट में डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भाई ये मल्टी डायमेंशनल है ना मैट्रिक्स, तो ए की पावर 0 का मतलब हुआ कि भाई आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना वो भी मल्टी डायमेंशनल होगा, यानी कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, 1 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ना एक, तो इसको हम लिखते हैं आई। ये क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अगर आपका ए ऐसा होता कुछ, यहाँ शायद दिखेगा नहीं, यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज ऐसा था 3 क्रॉस 3 का, तो आपका जो ए की पावर 0 होगी ना, उसमें जो आई होगा वो भी 3 क्रॉस 3 का होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका आई डिफाइन होता है। यहाँ तक आई बात समझ? उसी टाइप से ए की पावर 0 आई, ए टू द पावर 1 इज़ 1। ठीक है, जो आपका कन्वेंशन होता है नॉर्मल, ए स्क्वायर को लिख दो ए इंटू ए, एक मैट्रिक्स का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ख़त्म कहानी। ए क्यूब है तो भाई उसको या तो ऐसे ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर डॉट ए, पहले ए स्क्वायर निकाल लो फिर ए निकाल लो, या फिर आप ए क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट ए, एक मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मन करे आपका। फिर वो कह रहा है कि या तो के ले लो या पावर एन ले लो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एन टाइम्स तक, जैसे आपका नॉर्मल अलजेब्रा में कन्वेंशन होता है। ठीक है, नॉर्मल है ये तो। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये डी यू जैट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कुछ भी नहीं पूछा उसने पूछा है कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है। तो देखो मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ भाई वो ए स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो ये ए होगा, ऑब्वियसली ये ए होगा। उन्होंने लिखा नहीं, पता नहीं जहाँ से ये मतलब पीपीटी बन के आई है उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये ए है या नहीं, बट ऑब्वियसली यही होगा ए, तभी वो पूछ रहा है। तो उसने बोला हुआ है ए है 1 -1 2 -1, वो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर 2i है, ए स्क्वायर आई है, ए स्क्वायर माइनस आई है। तो वो बेसिकली आपसे पूछ रहा है ए डॉट ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है इस मैट्रिक्स की खुद इसके साथ, 1 -1 2 -1। अब तुम खुद बताओ, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ रखा है एक सिंपल सा। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये वाली रो लूँगा और ये कॉलम लूँगा, है ना, एक एक चीज़ लिख के करते हैं अच्छे से। वैसे यार मुझे पता है कि आप लोगों को आता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट मेरा काम है समझाना। पहले एलिमेंट के साथ लूँगा, यहाँ से आएगा 1 × 1 प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट
फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, वो सेकंड एलिमेंट, और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट। यहाँ से होगा -1, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। पहले होगा 1 × 1 प्लस -1 × 2, है ना, ये सेकंड एलिमेंट। अब ये तो अपना पहला एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे उसकी। ये तो गड़बड़ हो गई यार, चलो कोई नहीं। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, यहाँ से ना पहली रो उठानी है और सेकंड कॉलम उठाना है। ये मेरे को यहाँ के एलिमेंट देंगे, तो वो क्या बनेंगे बताओ ज़रा। 1 × -1, इस 1 को मैंने किया -1 से, प्लस -1 × -1, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा सेकंड रो, ये उठेगी सेकंड रो अपनी, और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो जल्दी जल्दी करते हैं। 2 × 1, 2 को पहले 1 के साथ किया, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, प्लस -1 × 2। यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे को चाहिए है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 × -1 प्लस -1 × -1, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ से मेरे को मिलेगा 1। अच्छा, इसकी यार कैलकुलेशन तुम कर लोगे ना। यहाँ से क्या आएगा, -2 + 1, क्या हुआ, -1 आया। यहाँ से होगा -1 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये मिला 0, ये हो जाएगा 2 - 2, ये हो गया 0, ये हो गया -2 + 1, तो ये क्या मिला, -1। अब हमने वो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि अगर ऐसा कुछ है, k है और यहाँ पे a b c d है, तो ये जो k होता है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ka, kb, kc और kd। यही प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा होता, अगर मेरे पास कुछ ऐसा कुछ लिखा होता तो मैं यहाँ से k बाहर निकाल लेता पूरे मैट्रिक्स से, तो यहाँ हो जाता a b c d, है ना। कॉमन निकाल सकता हूँ मैं सारे एलिमेंट में से, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट में से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, -1, क्या मिलेगा, 1 0 0 1, ये हुआ -1। और ये क्या है अपना आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो क्या आंसर आया, -i, a² आया आपका -i। समझ आया यहाँ तक। एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ट्राई करना, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। जिनको नहीं आता उनके लिए है, बाकी यार मुझे पता है सबको आता होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हो नहीं सकता नहीं आता हो।